कितने मुख्यमंत्री, कितने मंत्री हुए, इनको कितनों का नाम हम जानते हैं, वो सब मिट्टी में मिल गए, अतीत के पन्नों में गायब हो गए। लेकिन जो कभी इन गाड़ियों से नहीं चला, आज हमारे सामने उसकी विचारधारा मौजूद है। ये ताकत होती है विचारधारा की। दूर से खड़े होकर के जूता पहन करके माल्यार्पण करते हुए आपकी फोटो आ रही है, कितना सम्मान कर रहे हैं आप। देश के प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म नहीं आती? मैं इस मंच से कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। राजनीतिक बात आज करके इनके कद को घटाने का काम मैं नहीं करूंगा। ये मंच की खूबसूरती है। क्या कम्युनिस्ट भी इकट्ठा है, समाजवादी भी इकट्ठा है, और जो समाज पार्टी के भी लोग इकट्ठा है, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के युवा साथी भी मौजूद है। तो ऐसे मंचों की आवश्यकता है। बैकवर्ड समाज के लोगों ने लगाया तो भाई उनका उत्साहवर्धन करने की जरूरत है कि नहीं? इस गांव के एससी समाज के लोगों को अब इनका उत्साह डाउन हो रहा है कि बढ़ रहा है? बड़ी धीरज के साथ बैठे हुए हैं। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं। इससे लगता है कि आप लोग यहाँ से कुछ लेने के लिए जरूर आए हैं। अगर कुछ लेने के लिए नहीं आए होते तो शायद अब तक कुर्सियां खाली हो चुकी थी। पीछे की तरफ से, पीछे की कुर्सियां भरी हुई है। इसका मतलब है कि आप सभी साथी लोग संघर्षशील लोग हैं। चाहे कितनी देर हो जाए, चाहे जितना विलम्ब हो जाए, लेकिन आप लोग बैठेंगे। और एक विनती है, जिन साथियों को उबल लग रहा हो कि ये जो लोग बता रहे हैं बेकार की चीजें हैं, मैं उनसे कहीं अत्यधिक जानता हूं और समय का विलम्ब हो रहा हो, तो ऐसे साथियों से मैं चाहूंगा कि यहाँ मन न लगे, जहां मन लगे वहां लगाइएगा, और यहाँ रहिए जब तक यहाँ मन लगा के रहिएगा। किसी कार्य को अधूरे मन से किया जाए और कार्य पूरा नहीं होता है। धन्यवाद संचालक महोदय जी, गुरु जी। अभी कामरेड महोदय जी ने कहा कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, ये लोग कहते हैं। लेकिन 14 तारीख से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, वहां हमने सिर्फ एक नारा देखा कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, सिर्फ 70 वाली लगा करेंगे पूरा। लोग डीजे के पीछे वही 70 वाली, और वहां 70% जनसंख्या वही 70 वाली लगा के नाच रही है। उनको बस इतना पता है कि अम्बेडकर की जयंती मनानी है, केक काटना है और खूब डीजे पे नाचना है। उनकी विचारधारा क्या है? विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। अब हमको समझना है विचारधारा आपके यहाँ कई महापुरुषों ने बैठ करके बताया, खड़े होकर के इस साहित्यों की बात बताई। हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है साहित्य। हम साहित्यों को पढ़े नहीं हैं। जब तक आज से 3 वर्ष पूर्व, मैं सन 2009 से राजनीति में हूँ। राजनीति में जब तक हूँ, मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम करता हूँ। मैं अभी गुरु जी ने कहा कि फायर ब्रांड नेता या इत्यादि बातों से संबोधित किया। नेता बनने से पहले व्यक्ति को सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहिए। जब तक उसके अंदर सामाजिक काम की भावना नहीं होगी, वो नेता किसी काम का नहीं होता है। आज हमने तमाम नेताओं को भेज दिया है, संसद में बैठा दिया है, विधानसभा में बैठा दिया है। क्या जब हमारे यहाँ वोट मांगने आता है वह सांसद विधायक, हमने कभी उनसे पूछने का यह प्रयास किया कि हम आपको वोट क्यों दें? एक सवाल हमने उनसे कभी नहीं पूछा। हमने उनको परखने का तरीका नहीं आजमाया। हमने ये नहीं पूछा कि आप अम्बेडकरवादी हैं या नहीं हैं, आप समाजवादी हैं या नहीं हैं। समाजवाद की परिभाषा क्या है? समाजवाद तो यही कहता है, मैं इन शॉर्ट में बताता हूँ, समाजवाद तो यही कहता है ना, यदि मेरे पास 4 रोटियां हैं, मेरे पड़ोसी के पास 1 रोटियां जरूर होनी चाहिए। यहाँ तमाम कम्युनिस्ट साथी बैठे हुए हैं, यही उसकी परिभाषा होनी चाहिए अंतर्गत। लेकिन जब आप बड़ी बड़ी लैंड रोवर से आते हैं, रेंज रोवर से आते हैं, फॉर्च्यूनर से आते हैं, 20-20 गाड़ियों के काफिलों के साथ आते हैं, और देखते हैं कि सबसे पहले गांव में किसका घर सबसे बड़ा है, 4 मंजिला घर जिसका हो, प्रधान जी का घर कौन सा है, उनके घरों पर आप जाकर के बैठने का काम करते। हम गरीबों की झोपड़ी में कोई आने का काम नहीं करता है। मैं कैसे मान लूं कि आप अम्बेडकरवादी हो, आप समाजवादी हो? यदि आप समाजवादी हो, उस झोपड़ी में क्यों नहीं जाते हो? उस झोपड़ी में जाओ, उस झोपड़ी में देखो कि चूल्हे पे क्या
समाजवादी कहने के लिए कहते हो कि हम समाजवादी हैं। मैं यहाँ किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं हर उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो कहता है कि मैं समाजवादी हूँ, चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी संगठन से हो। समाजवाद की परिभाषा को समझना होगा उस हर व्यक्ति को। जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता है उसको समझना होगा कि एक रोटी हमें इसके लिए व्यवस्था करके जाना है। हमने ऐसे नेताओं को चुना है जिनके पास पहले से ही संसाधन मौजूद हैं। उन्होंने गरीबों की झोपड़ी में नहीं झांका है, उनके दुख दर्द को नहीं झांका है, हमारे दुख दर्द में शामिल नहीं होते हो। आज खतरों का दौर चल रहा है, खतरों का दौर चल रहा है, बोलने पर मुकदमा हो रहा है। ऐसे समय में यदि मास्टर साहब लोग ये प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, घर घर शायद गए होंगे, लोगों को बुलाए होंगे, मैं देख रहा हूँ यहाँ सड़क पर से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं लगातार, लेकिन कोई नहीं रुक रहा है। और यहाँ आने जाने वालों की मैं जानता हूँ 85 से 90% संख्या हमारे ओबीसी, SC, ST और माइनॉरिटी समाज की, लेकिन उनको लगता है यहाँ बेवकूफों का जमा जुटा हुआ है। ये सब बेवकूफ है, ये खाली समय लेकर बैठे हुए हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, अपने आप को इनसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। अरे भाई इनको क्या पड़ी है, लाख रुपए कमा रहे हैं ना विद्यालय में, ये तो रिस्क लेकर के यहाँ बैठे हैं। तमाम बातें बताई गई, गुलामगिरी की, ब्रह्मा के विषय में बात कही गई। कल विद्यालय में जाएंगे तो इनसे पूछा जाएगा कि आप ऐसे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि या संचालनकर्ता के रूप में मौजूद थे, आपको सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन जब ये मीडिया पर के बैठे हुए हैं, हम क्यों डर रहे हैं भाई, हम डर क्यों रहे हैं? मैं यहाँ पिछली बार के कार्यक्रम में आया, ये मेरा दूसरी बार का आगमन है। पिछली बार आया जब मैं यहाँ 10 लोग भी इकट्ठा नहीं हो रहे थे, मास्टर साहब बार बार बुला रहे थे, लेकिन लोग आने को तैयार नहीं थे। अरे भाई आप क्यों नहीं आ रहे हो? ये किसका कार्यक्रम है, ये किसकी जयंती मनाई जा रही है? अभी यही एक मदारी आ जाए, डमरू बजा दे, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। पूरा गांव इकट्ठा होगा और इकट्ठा होगा, मदारी हमारे दरवाजे पे आता है, एक गोला खींचता है, बीच में बैठता है, डमरू बजाता है, सब उसके बगल में खड़े हो जाते हैं और कोई वहां से हिलना नहीं चाहता। यहाँ आने के लिए लोग बार बार बुलाना पड़ता है। भाई ये सामाजिक वैचारिकी की बात हो रही है, यहाँ लोगों को चीजें समझ में नहीं आती। यहाँ जो मौजूद है मैं उन्हें मानता हूँ, ये इस समय के महापुरुष हैं, क्योंकि यहाँ समय देना बहुत बड़ी चीज है। आज के दौर में लोगों के पास समय की कमी है, लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, कटाई का समय चल रहा है, दवाई का समय चल रहा है। अरे भाई किसका काम नहीं है? अरे जिस व्यक्ति ने 4 बच्चे अपने कुर्बान कर दिए तुम्हारे लिए, वो चाहता 32 डिग्रियां थी, अभी बताया गया 32 डिग्रियां थी, किसी भी सदन में बैठ सकता था, किसी हाई कोर्ट में बैठ सकता था, तमाम ऑफर उसको आए, क्यों नहीं गया? हो चाहता उस समय हाई स्कूल पास व्यक्ति भी नौकरी पा जाता था। इतनी डिग्रियों के बावजूद जब बच्चा मर रहा था उनका, माँ रमाबाई, मैं धन्य मानता हूँ, कोई पुरुष ऐसे ही सफल नहीं होता है जब तक उसके पीछे किसी स्त्री का हाथ न हो। आज बाबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ माँ रमाबाई का सहयोग रहा है, और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ इस मातृशक्ति को जो हमारे साथ, हमारे बाबा साहब के साथ हमेशा मौजूद रही। हम लोग भी यहाँ मंचों पे मौजूद हैं, हम लोग भी मंचों पे मौजूद हैं। लोगों की पत्नियां कहती हैं वहाँ क्यों जा रहे हो भाई, वहाँ तो इस तरीके की बातें होंगी, मनुस्मृति का कार्यक्रम होगा, मुकदमा हो सकता है, जेल चले जाओगे, बच्चे क्या खाएंगे, यही सब चीजें होती हैं। बाबा साहब विदेश पढ़ते थे, पैसों की कमी होती थी, पत्र लिखा कि रमा मैं जानता हूँ तुम्हारे दिन सही नहीं चल रहे हैं, तुम्हारे दिन सही नहीं चल रहे हैं, 4 बच्चों को पाल रही हो, 4 बच्चों को पाल रही हो, लेकिन मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, अगर हो सके तो कुछ पैसे मुझे भिजवाने का काम करो। माँ रमाबाई दूसरे के घरों में बदमाशी थी। साथियों, जो महापुरुष आज बैठे हैं, जिन महापुरुषों को हम याद करते हैं, वो कभी बड़ी गाड़ियों से नहीं चले, कभी रेंज रोवर से नहीं चले हैं, पैदल जमीन के आदमी थे, धरातल के आदमियों ने ये करके दिखाया है। मंत्री हुए, कितने मुख्यमंत्री, कितने मंत्री हुए, कितनों का नाम हम जानते हैं, वो सब मिट्टी में मिल गए, अतीत के पन्नों में गायब हो गए। लेकिन जो कभी गाड़ियों से नहीं चला,
चीज तो साइड की चीज है, सबसे बड़ी चीज होती है विचार की, सामाजिक विचार की, जो हम सबके अंदर होनी चाहिए। माँ रमा भाई ने संघर्ष किया, बर्तन माजती, गोबर उठाती, उसका कन्ना बना करके गलियों में बेचती, जो पैसा इकट्ठा होता। उसी समय उसकी बेटी बीमार हुई, हमारे आप के सामने हमारा बच्चा बुखार से तड़प रहा हो, उसको निमोनिया हो। हम आपके इतने बड़े क्रांतिकारी नहीं है कि अपने बच्चे के इलाज का पैसा उठा करके अपने पति को दे दे, अपने बड़े वाले बेटे को दे दे, जाओ तुम पढ़ते रहो, मैं इलाज नहीं करूंगी। ऐसे लोग महापुरुष नहीं होते। महापुरुष बनने के लिए क्या करना पड़ता है? लोगों को ये लगे कि भाई आधा घंटा बैठ गए, तुमको चले जाना चाहिए, मूवमेंट हो रही है, तो ऐसे महापुरुष नहीं बनते। महापुरुष बनने के लिए त्याग करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, खींचना पड़ता है। माँ रमा भाई ने पैसे भेज दिए, यहाँ बच्ची बुखार से तड़पते हुए मर गई, इतना त्याग किया। और उस महापुरुष की जयंती मनाने के लिए सिर्फ हम लोग 50-60 लोग इकट्ठा हुए हैं, हमें शर्म नहीं आती है। इस पूरे गांव में मैं जानता हूँ 75 से 80% ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी की संख्या है। इस ग्राम सभा के प्रधान जो एससी समाज से, सरोज समाज से, मैंने बहुत से उदाहरणों को देखा है, मैंने बहुत से वक्ताओं को सुना, पढ़े लिखे प्रोफेसरों को सुना, तमाम अध्यापक साहब को सुना, लेकिन सबसे बढ़िया बात मुझे प्रधान साहब की लगी। शायद हमारे बीच मौजूद नहीं है, मुझे इसलिए वो अच्छा लगा क्योंकि प्रधान बच के चलता है भाई, उसको सबको देखना होता है, पूरे समाज को, फिर अगली बार भी लड़ना होता है। गलत चीजें बोल गया तो कल उसका बहिष्कार हो जाएगा, लेकिन इतनी स्टेट फॉरवर्ड बातें करना, तो मैं चाहता हूँ ऐसे क्रांतिकारी साथियों की हमें जरूरत है और हमारे समाज की जरूरत है। तो आज हम अवध साहब के 132वें पर्यावरण दिवस पर इकट्ठा हुए हैं और हम बहुजन वैचारिकी की बात कर रहे हैं। मैंने देखा एक दो साथियों ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब के विषय में बताया कि उनकी जयंती 11 अप्रैल को मनाई गई। आज हम 16 अप्रैल को खड़े हुए हैं, लेकिन इसको हम 14 अप्रैल की तरीके से मान के चले। तो उस हिसाब से 3 दिन पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा साहब फुले की जयंती बनाई गई। बाबा साहब ने अपने जीवन में 3 गुरु बनाए। 3 गुरुओं में सबसे पहला गुरु बनाया उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध को, जो करुणा, मैत्री, समता की बात करते थे, जो आत्मा की बात नहीं करते थे। वे कहते थे कि लोगों को पुनर्जन्म के चक्कर में फंसाया जाता है। पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इसी से निकला ब्रह्मवाद। बाबू जगह प्रसाद कुशवाहा ने कहा पुनर्जन्म और भाग्यवाद, ये जो होता है बताया जाता है कि इस जन्म में अच्छा करोगे, अगले जन्म में प्रमोशन होगा और अच्छे जात में जन्म लोगे और अच्छे जात में जन्म लोगे, करते रहो नरसिंह। उन महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब को ये बातें अच्छी नहीं लगी। आज हमारे समाज की महिलाएं पढ़ती हैं, हमारी बहन बेटियां पढ़ रही हैं, विद्यालयों में सरस्वती की पूजा होती है, लेकिन सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के अवसर पर उनके विषय में 2 अक्षर बताने वाला कोई तैयार नहीं होता। मैं जानता हूं ऐसे क्रांतिकारी प्रोफेसर, ऐसे क्रांतिकारी लेक्चर और मास्टर साहब जिस विद्यालय में होंगे, शायद ये बातें होती उन अवसरों पे, जिन अवसरों पे ये बातें होनी चाहिए उस अवसरों पे बात होती होगी, लेकिन जो सार्वजनिक पैमाने पर होना चाहिए वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई? आप न्यू इंडिया का ख्वाब देख रहे हैं, तो इस न्यू इंडिया में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब को आपने कितना स्थान दिया है? ये सवाल है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब को कितना स्थान दे रहे हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कितना स्थान दे रहे हैं? आप दूर से खड़े होकर के जूता पहन करके माल्यार्पण करते हुए आपकी फोटो आ रही है, कितना सम्मान कर रहे हैं आप? देश के प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म नहीं आती? मैं इस मंच से कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। राजनीतिक बात आज करके इनके कद को घटाने का काम मैं नहीं करूंगा। ये किसी और दिन की बात है, आज तो बात है इनके विषय में करने की, इनके संघर्षों को हम, ताकि उनसे प्रेरित हो। यहाँ बच्चे नहीं है, चले गए, महिलाएं चले गई, थोड़ा सा कष्ट है इस बात का कि उन्हीं को तो सामने आना है। हम लोग तो बहुत पहले से क्रांति करते चले आए हैं, पुरुष बहुत पहले से क्रांति कर रहा है, लेकिन क्रांति रुकी हुई है। कहाँ रुकी है?
क्रांति कहाँ रुकी है हमको समझना होगा। वो क्रांति रुकी है हमारे महिलाओं के पास आकर के। हमारे घर की महिलाएं घरों में बैठी हैं, चूल्हा चक्की का काम कर रही हैं। ये हमारे सिस्टम की गड़बड़ी है। उनको बताया नहीं जा रहा है कि तुम्हारा असली काम क्या है। समस्या ये हुई कि शुरू से ही वेद पुराणों में निश्चित कर दिया गया कि तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हें करना क्या है। अभी प्रधान जी ने कहा तिलक साहब के विषय में बताया, तो थोड़ी चीजें जो इनकरेक्ट है उनको करेक्ट करना जरूरी होगा। 15 मई 1881 को तिलक साहब ने एक लेख लिखा, और सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिफेक्ट ऑफ क्योर। उसमें उन्होंने लिखा ये तिलबी खेनी कहा लोहार नाव के बच्चे पढ़कर के संसद में क्या करने जाएंगे, क्या हल चलाएंगे। और यहीं तक नहीं रुके, जिनको हम आइडिया ऑफ इंडिया मानते हैं, जिन्हें बताया जा रहा है मॉडर्न इंडिया के जो संस्थापक हैं, विद्यालयों में जिनकी तस्वीर सकती है, उनके विषय में जरा जान तो ले। इनकी वैचारिकी क्या थे। वे कहते थे ये महिलाएं अंगणित भूगोल का ज्ञान लेकर के क्या कर जाएंगी, अपने पतियों से विद्रोह करेंगी। अरे कुर्मी का बच्चा पढ़ जाएगा तो अपने पेशे से हट जाएगा, मल्लाह का बच्चा पढ़ेगा तो अपना पेशा भूल जाएगा, अही का बच्चा अपना पेशा भूल जाएगा। आप उसके पेशे से छुड़ा करके आप उसे सरकारी रोजगार की तरफ ले जा रहे हैं, ये कहां तक सही है। ये तर्क है जो आज के समय में दिए जा रहे हैं कि युवाओं के लिए रोजगार है कि औरत। यही तर्क उस समय भी दिए जाते थे, यही तर्क आज भी मौजूद है। उस वैचारिकी को देखने का काम करिए। जब 100 वैकेंसी निकलती है, उसमें 70 वैकेंसी उस विशेष वर्ग लोग उस पर कुंडली मार के बैठ जाते हैं। अभी बताया हमारे कामरेड महोदय ने 300 लेटर एंट्री हुई। 300 लेटर एंट्रियों में हम अपना स्थान कहाँ जान पाए। हमें तो पता भी नहीं चला कि ये लेटरल एंट्री कब हो गई, ये तो बाद में पता चला। ये कमी कहाँ हो रही है। हमारे लोग वहां बैठे ही नहीं है, हमें ये चीजें मालूम कहाँ से। हमारे लोग तो आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं, अलग अलग संगठन बन रहे हैं, अलग अलग दल बन रहे हैं, और हर दल अपने आप को एक अध्यक्ष बना के बैठा हुआ है। चलिए ठीक है भाई, सदियों से सताए हुए लोग हैं हम लोग। तो जब हम लोग पढ़े लिखे संगठन बनाना शुरू किए, ये भी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, बनाना चाहिए संगठन, संघ बनाना चाहिए। ये तो तथागत बुद्धा भी कहा करते थे कि संघ और समागम की आवश्यकता। लोग मिलते हैं, बातें विचार होती हैं, लेकिन जब सामाजिक वैचारिकी की बात हो, मंच लगा हो बाबा साहब, तो जो इस मंच की खूबसूरती है, क्या कम्युनिस्ट भी इकट्ठा है, समाजवादी भी इकट्ठा है, और जो समाज पार्टी के भी लोग इकट्ठा है, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के युवा साथी भी मौजूद है। तो ऐसे मंचों की आवश्यकता है। अगर हमारा पड़ोसी कोई अच्छा कार्यक्रम करवा रहा है, हमें अपनी सारी दुश्मनी को भूल जाना है कि फलनवा के घरे हो तो हम ना जाए, तो इसको भूलना है। बात हमारी आपकी जो है लड़ाई हुई है, लेकिन जब बात हमारे आरक्षण की हो, जब बात हमारे रोजगार की हो, और यहाँ बैठ करके प्रोफेसर साहब बता रहे हो, हमारा फर्ज है कि प्रोफेसर साहब की पर्सनल दुश्मनी को हम बगल में रखें, और सामाजिक वैचारिकी की जो बात है, जो लड़ाई है, यहाँ बैठ करके सुने और उनका उत्साहवर्धन करने का काम करें, न कि यहाँ से नदारत होने का काम करें। ये एक चीज बदलने की आवश्यकता है। और जब हम बहुजन वैचारिकी की बात करते हैं, इन मंचों पे बहुजन वैचारिकी को आस्था प्रदान करने वाले तमाम लोगों को यहाँ स्थान देना होगा। अभी 13 अप्रैल को बताया कि 13 अप्रैल को पीपी मंडल साहब की भी जयंती थी। उनको याद करना इस मंच से बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ बैकवर्ड की संख्या में देख रहा हूँ ज्यादा है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि यहाँ एससी कितने लोग हैं, जरा हाथ उठा दें। ये हाल है। कल परसों जब पीछे निकला होगा तो कितने लोग थे उस डीजे के पीछे, कितने लोग थे गुरुजी? बहुत रहे होंगे। हमने कहा कि 30 तारीख को रखे हैं, उन्होंने बताया कि 14 तारीख को रखने का प्लान है। हमने कहा कि गुरुजी से कह देना कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, एक राय दे रहा हूँ, 2 दिन बाद कहेगा 16 तारीख को। मैंने इनसे कहा शायद ये कहे हो या नहीं कहे हो, लेकिन गुरुजी ने भी एनालिसिस किया होगा या फंसे रहे होंगे, तो उन्होंने ये कार्यक्रम 16 तारीख को किया। मैंने ऐसा क्यों कहा, इसके कहने के पीछे मेरा ये उद्देश्य था
लोग ये ना कह सके कि भाई 14 तारीख को हम लोग भी कार्यक्रम कर रहे थे इसलिए यहाँ इकट्ठा नहीं हो पाए। आज जब 16 तारीख को एक कार्यक्रम हो रहा है, इस गांव के जो बाबा साहब को अपना सब कुछ मानते हैं, जब उनका कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ इकट्ठा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। कहते हो कि भाई बैकवर्ड हमारा साथ नहीं दे रहा है, बैकवर्ड हमारा साथ नहीं दे रहा है। अरे भैया कैसे साथ देगा? साथ तो दे रहा है ना, बैठे हैं सभी लोग ना। आप क्यों नहीं आ रहे हो? गिनती के लोग आए हो, कैसे बहुजन वैचारिकी बढ़ेगी? ऐसे तो नहीं बनने वाली। सिर्फ घर बैठ करके गाल बजाने से काम नहीं चलने वाला है। और मैं बीबी मंडल साहब की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पिछड़ों के मसीहा कहे जाते हैं। यहाँ किसी जाति विशेष की बात नहीं हो रही है। ये मान लीजिए कि हम यदि कोई समझे कि हाँ अम्बेडकर का प्रोग्राम हो रहा है तो उच्च वर्गीय लोगों का, ब्राह्मणों का या ठाकुरों का विरोध हो रहा है, कतई नहीं। ये उनका विरोध नहीं हो रहा है। हम तो बीपी सिंह को भी अपना नायक मानते हैं, बीपी सिंह को भी अपने हम पूछते हैं। आपने तो छोड़ दिया होगा बीपी सिंह को। चले जाइए आप उच्च वर्गीय घरों में, लोग गालियां देते हैं आज भी बीपी सिंह को, लेकिन हम उनको मसीहा मानते हैं। क्यों गालियां देते हो भाई? जब अधिकार देने की बात आती है, अधिकार देने की बात आती है तो फिर तुम हमें गालियां देते हो। और जब लड़ाने का समय आया तो कहो भाई हिंदुओं इकट्ठा हो जाओ। जब 100 नौकरियों में से 70 खा गए तब तो तुमने नहीं कहा कि हिंदुओं तुम्हारा हक हमने खा लिया। 5000 सालों से राजा महाराजा तुम ही बने, सामंती तुम्हें बने, 200-500 बीघे के काश्तकार तुम बने। तब क्यों तुमने ये आरक्षण हमको नहीं दिया कि तुम भी 2 बीघे जमीन ले लो? आरक्षण तो ये समाज में ना कुछ आरक्षण दिखाई देता है, कुछ आरक्षण नहीं दिखाई देता है। जो आरक्षण नहीं दिखाई देता लोग उस पर चर्चा ही नहीं करते। आप जाते होंगे रेलवे में यात्रा करते होंगे, वहां भी आरक्षण होता है, वहां भी आरक्षण होता है। सीटों का आरक्षण वहां भी लगा हुआ है कि ये टीटी की सीट है, ध्यान देते होंगे ना। विकलांग की सीट का वहां आरक्षण लगा है ना। आप गए स्टेडियम में तो जो फ्रंट की कुर्सियां लगी होती है वो भी आरक्षण है। यहाँ मंच में जो लगा है ये भी आरक्षण है। आरक्षण तो हमेशा से मौजूद रहा, लेकिन आरक्षण का काम क्या होता है? कुछ आरक्षण होते हैं अफर्मेटिव, यानी सकारात्मक काम करते हैं, जो समाज के उत्थान के लिए काम करता है, सामाजिक वैचारिकी को बढ़ाने का काम करता है। अगर आप ये कहते हो कि हिंदुओं सभी इकट्ठा हो जाओ, तो भाई आप सभी हिंदुओं को उनका अधिकार दो ना। आपके पास 10 बीघे जमीन है तो इस समाज को भी 1 बीघे जमीन दो। यही तो लड़ाई थी हमारे महापुरुषों की। हम आज मंदिरों में माथा टेक रहे हैं। याद करिए हमारे किसी पुरखा ने अगर मंदिरों में माथा टेका हो तो याद करिए, सामाजिक वैचारिकी के किसी पुरोधा ने मंदिरों में माथा टेका हो तो कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि बाबा साहब ने तो मंदिर आंदोलन चला, मंदिर प्रवेश आंदोलन चला, नासिक में कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन चला। तो मैं उन साथियों को बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब ने जो आंदोलन जब समाप्त किया, जब इस समाज के 1/5 आबादी, उस समय 30 करोड़ आबादी में 6 करोड़ आबादी, जो कई देशों की आबादी से ज्यादा थी, वंचित थे, पिछड़े थे, जिन्हें समाज में अधिकार नहीं मिलता था, जिस दिन उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया तो बहुत खुश हुए। सदियों से उन्हें मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था। अरे भाई अधिकार किसने रोका था? ये पूछिए सवाल आप, ये अधिकार किसने रोका? हिंदू तो बनाने आ गए तुम हमें। हमारे आरक्षण की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी मंडल कमीशन की, हमारा विरोध कौन कर रहा था? SC/ST प्रिवेंशन एक्ट अभी 2018 में जब कौन खत्म कर रहा था? अभी एक नया आदेश आया कि SC की जमीनों को खरीदने के लिए, ST की जमीनों को खरीदने के लिए अब DM की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तब क्यों तुम भाई हमको हिंदू बना रहे हो? जब हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करते हो, क्यों करते हो? तुम मेरे स्वधर्मी भाई हो। भगत सिंह ने कहा तुम तो चाहते हो कि तुम्हें आजादी मिल जाए, अब तुम अपने स्वधर्मी भाइयों को अपने साथ खाना नहीं खाने देते, यहाँ तक कि पानी नहीं पीने देते। अब तुम किस आधार पे कहते हो हमें इंग्लैंड वाले छोड़ करके चले जाएंगे? काले गोरे लोग तो चले गए, लेकिन यहाँ काले लोगों का शासन आएगा। सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, राजनीतिक परिवर्तन से बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों ने कहा, WC बनर्जी जी ने कहा 1892 में कांग्रेस का जब 8वां अधिवेशन हुआ, उन्होंने कहा
कि कुछ लोग चाहते हैं कि सामाजिक क्रांति की बिना राजनीतिक क्रांति का कोई मतलब नहीं है। तो मैं बता दूं, क्या आप लोग समझते हैं कि हमारी महिलाएं विदेशों में नहीं पढ़ती, अच्छे विद्यालयों में नहीं पढ़ती, हमारे साथ घूमती टहलती नहीं है? इसका मतलब यही है कि सामाजिक क्रांति नहीं होगी, हमारी बच्चियों का विवाह हो जाता है कम उम्र में, तो हम लोग विकास नहीं करेंगे? उनका उत्तर देते हुए बाबा साहब ने कहा, बेशक आप सही कहते हैं, बेशक आप सही। देखिए, एक बार जय भीम का नारा लगाए, जय भीम। आवाज तो आई नहीं, हमको अभी भी लग रहा है कि भीम हमारे लिए नहीं लग रहा है भाई, इसलिए हम नहीं आवाज का बोलिए जय भीम। भाई देखिए, हम 50 लोग भले इकट्ठा हो, लेकिन नारा लगाए तो लगना चाहिए कि यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। जो नहीं आया है उसको भी लगना चाहिए कि यार गलती हो गई, नहीं गए। बोलिए जय भीम, जय भीम। ये ऊर्जा रखिए, बैटरी को चार्ज रखिए, तब सुनने और सुनाने में मजा आता है, तब सुनने सुनाने में मजा आता है। लोग जब उठते हैं, जाने का क्रम शुरू होता है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। भाई विलम्ब भी हो गया है, लोगों का समय भी हो गया। देखिए, बाद में बोलने का एक तो माइनस पॉइंट होता है कि पहले के वक्ता सब कुछ बोल चुके होते हैं, आपको कहाँ चलना है, लाइन खींच दी गई है, या तो आप उस लाइन को और बड़ी करिए या तो उसे रेंगिए। तो मैंने थोड़ा सा लाइन से हट करके बात करना, हमने लाइन से थोड़ा सा हट करके बात करने का प्रयास किया। हमने बाबा साहब के जन्म के विषय में, उनके संघर्षों के विषय में उतना बात नहीं की, लेकिन जो उनकी पहचान की थी उस पर बात किया। जो सोचते थे, उन्होंने जीवन के अपने अंतिम समय में अपने निजी सचिव नानक चंद्र रत्तू से कहा, एक दिन रो रहे थे बाबा साहब, बैठ के बड़े गुमसुम थे कमरे में। नानक चंद्र रत्तू ने पूछा कि बाबा साहब आप परेशान क्यों, समस्या क्या है? उन्होंने कहा कि नानक, मैंने इस समाज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। घटना ऐसी थी कि एक दिन जब तुम मुझे खाना दे करके गए थे नानक, तब मैं किताब लिख रहा था, तुम्हारी बच्ची की तबीयत खराब थी, तुम चले गए रात के 10 बजे, तुम दोबारा 10 बजे सुबह आए, तब मैंने तुमसे पूछा था कि नानक घर नहीं गए क्या? तब नानक तुम रोए थे, धन्य है बाबा साहब आप, और धन्य है आपकी कर्तव्य परायणता। 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया, आपको समय का ख्याल नहीं रहा, इतना आप तल्लीन है काम करने में। नानक, वो मेरा संघर्ष तुमने देखा, 3-3, 4-4 दिन मैं सोया नहीं हूँ, कंटिन्यूअसली हाथों से काम चलाता रहूं, मैं सोया नहीं। लेकिन आज दुख होता है, जब ये मेरा समाज पढ़ लिख के गया, मैंने जो आरक्षण का प्रावधान किया उसका तो उनसे लाभ लिया, लेकिन आज एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है जो बाबू और क्लर्क बन रहे हैं, बस अपना पेट भर रहे हैं, पौधे बड़ी कर रहे हैं, अपने महल अटारियां बना रहे हैं। जब यहाँ से गए तो कभी अपना सर इस समाज को नहीं दिखाया, इस ग्राम सभा से पढ़ करके गए, इस ग्राम सभा के प्राइमरी विद्यालय से पढ़ करके गए, कभी पूछने आए क्या कि प्राइमरी विद्यालय की दीवार टूटी हुई है, मैं बनवा दूं? डीएम एसडीएम तो बन गए, कभी लौट करके देखने आए क्या? चलिए फिर कभी अवसर होगा, थोड़ा सा माननीय लोगों का विलम्ब हो रहा है। देखिए, मैं आज ये 29वां कार्यक्रम कर रहा हूँ 3 दिन में। मैं बड़ा उत्साहित हूँ इन महापुरुषों से, उम्र के इस दहलीज पर संघर्ष कर रहे हैं, कोई 70, कोई 75, कोई 60, कोई 45 से कम नहीं। मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आप सभी को। मैं नाराज हूँ तो इस गांव के युवकों से, ये सामने जो 4 मित्र हमारे बैठे, कुछ पीछे बैठे, अच्छा लग रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम में जिसे सीखना है, जिसे रक्त में उबाल है, जिसे काम करना है, वो तो आया ही नहीं, यहाँ से सीख करके गया ही नहीं। ये दुर्भाग्य है हमारा, इस युवा पीढ़ी का दुर्भाग्य है। इसीलिए इस देश का विकास रुका हुआ है। इस देश का विकास करना है तो बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनकी सलाह लेकर के युवाओं को चलना होगा, और डरिए नहीं, आत्मसम्मान से बढ़कर के कोई